देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे, रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स। तो होता क्या है रेडिकल एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल का ये। तो देखो रेडिकल एक्सिस, एक्सिस है मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकस होता है जो स्ट्रेट पाथ पे चलता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो रेडिकल एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, किसी पॉइंट का लोकस होगा जो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, बट वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए स्ट्रेट पाथ पे चलता है, उसी डेफिनेशन को देखेंगे, उसी को समझेंगे, वही होगा रेडिकल एक्सिस। तो देखिए दो अलग अलग सर्कल होगा, एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S2 है। इन दोनों सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट डालो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट डाल दो। अगर ये PA इक्वल टू PB होगा, फिर चलो P मूव करके यहाँ आ गया, फिर P से टेंजेंट डालो, फिर ये P मान लीजिए ये आप A डैश है, A1 है और ये A2 है, फिर यहाँ से टेंजेंट डाले, ये अगर A2 हो जाएगा, ये B2 ले लो इसको, ठीक है, B2 ले लो, ये B1 ले लो। तो फिर PA मतलब कहने का मतलब ये है कि PA1 इक्वल टू PB1, फिर P मूव आगे किया, फिर PA2 इक्वल टू PB2 हो जाए। फिर मान लो P यहाँ आ गया तो इससे टेंजेंट डालेंगे, फिर P यहाँ आ गया तो टेंजेंट डालेंगे। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो अलग अलग सर्कल पे जो हम टेंजेंट डालते हैं, अगर ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा तो इस पॉइंट, तो इस पीक के लोकस को कहेंगे रेडिकल एक्सिस। क्लियर हुआ? अच्छा, ये मत के समझना कि ये तो सर हमेशा होता है, इक्वल ही होता है ये लेंथ, हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो एक सर्कल के लिए होता है। किसी एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट डालते हैं तो ये P ये AB है, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा, ये 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। PA इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी प्रूव कर लेते हैं। ये PA इक्वल टू PB होगा, बट यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल पे अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालूं तो हो सकता है वो इक्वल भी होगा, नहीं भी होगा। कब इक्वल नहीं होगा, देखो मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे P है, इस पे मैं अगर टेंजेंट डाला तो ये डाला, और इस पे अगर टेंजेंट डाला तो ये डाला, तो देखो ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये रेडिकल एक्सिस नहीं होगा, P का लोकस इस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं होगा, दोनों सर्कल के बीच से अगर पास करेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल ही होगा, इक्वल होगा, कुछ ऐसा इसको सेट करेंगे। तो P क्या होगा, P रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन बता रहे हैं। P अगर रेडिकल एक्सिस पे फॉलो करे, पे मूव करेगा तो क्या है रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन, रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स। रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट का लोकस है जो कि मूव करता है, विच मूव्स सच डैट, इस प्रकार, सच डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द टू सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। P मूव करके यहाँ आ गया तो ये फिर ये दोनों इक्वल ही होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो उसको भी P मूव करके मान लो यहाँ आ गया तो फिर टेंजेंट डालेंगे तो फिर दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। ये मत समझिएगा कि जो PA की लेंथ यहाँ होगी वही ये भी होगी और ये भी होगी PB, ये लेंथ अलग होगा। अगर ये 10 है तो ये 10 है, चलो मूव करके नीचे आया, इसके पास आया, अब ये 8 हो गया तो ये भी 8, और पास आ गया तो 6, ऐसा होगा। ये मत समझिएगा कि हमेशा 10 मेंटेन करेगा, ये भी मेंटेन करेगा, नहीं, लेंथ से तो चेंज होगा बट ये लेंथ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। चलो यहाँ तक तो अब देखो, अब डेफिनेशन देखो, अब रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। क्या सिखाए हैं, रेडिकल एक्सिस किसी भी एक पॉइंट का लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट से दो अलग अलग सर्कल पे अगर हम टेंजेंट डालें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, वही ये लिखा हुआ है। द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस होता है, विच मूव्स सच डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, विच मूव सच डैट द लेंथ ऑफ, अगर P चल के यहाँ आ गया तो यहाँ से भी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, विच मूव सच डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। मतलब PA इक्वल टू क्या हो, PB हो, इसी को कहते हैं क्या, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन। तो क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन देख ली। अब देखो दो अलग अलग सर्कल बनाया है, एक सर्कल S है, दूसरा सर्कल मान लो S डैश है। ठीक है, इस P से इस पे पर टेंजेंट डाला मैं, ये लेंथ PA हो गया, PA, और इससे डाला PB हो गया। PA का मॉड का मतलब है लेंथ ऑफ PA और PB के लेंथ का मॉड का मतलब लेंथ ऑफ PB।
तो ये रेडिकल एक्सिस कब बनेगा, जब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। और अगर मैं ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो अंडर रूट S1 याद करो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये अंडर रूट S1 और ये इसमें भी रख दिया मैं, तो अंडर रूट S1 बस ये S1 डैश हो जाएगा, इक्वल है, इसे कहते हैं रेडिकल एक्सिस। इक्वल होना चाहिए प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कुछ नहीं है, सिंपल, ये अगर सर्कल एस है, ये अगर एस डैश है, तो एस माइनस एस डैश कर दो, वो हो जाता है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ, इसके बाद हम रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे आता है। देखो अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रूव लाते हैं। S1 माइनस, देखो लास्ट उस वाले फिगर में मैंने एक सर्कल को S माना था, दूसरे को S डैश माना था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डेरिवेशन थोड़ा आसान हो, S डैश से थोड़ा ठीक S2 लगता है, तो मैं S2 ले लूँगा। एक सर्कल को S1 ले रहा हूँ, एक सर्कल को S2 ले रहा हूँ। S1 अपना x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है, और S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो रहा है। ये दोनों सर्कल हो गया। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है रेडिकल एक्सिस का, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना, मतलब ये पी ए इक्वल किसके होगा, पी बी के इक्वल होगा। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, पढ़े हुए लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर किसी भी जो भी अगर उस वहाँ पे क्या पढ़े थे, एक पॉइंट था x1 y1, उसको किसी सर्कल में रखते थे, सर्कल के क्वेश्चन में रख दीजिए, इसको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो उसको क्या याद करो, क्या किए हैं उसको, अंडर रूट S1 बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट LOT। देखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट S1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे x1 y1 होता था, यहाँ पे क्या है, अपना पॉइंट h कॉमा के है। देखो कभी भी मैं बताया हूँ लोकस निकालना हो ना, तो उसको h के मान लो, सिंपल डेफिनेशन लगा दो, और h के को फिर क्या करो, रिप्लेस कर दो एक्स वाई से। तो मैं यहाँ पे मुझे p का लोकस निकालना है, मैं तो p को क्या मान लिया, h कॉमा के मान लिया, तो pa क्या होगा, मतलब pa है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल S1। ठीक है, तो यहाँ पे S1 का मतलब ये नहीं है कि x1 y1 सर्कल में मैं रख दिया, ये S1 में सर्कल को ही डिनोट कर रहा हूँ। वहाँ पे S1 का मतलब था सर्कल में x1 y1 रखा था। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट pa कैसे होगा, इस hk को S1 में रख देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। pb कैसे निकलेगा, इस hk को S2 में रख देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। मतलब जिस भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना होता है, उस पॉइंट को उस सर्कल के में रख देना है, x और y की जगह पे आएगा, रख देना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ऐसे ही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन निकालते हैं, पहले हम pa निकालते हैं, फिर pb निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, pa निकाला, pa लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल S1 फ्रॉम p, तो pa क्या होगा, h कॉमा k को सर्कल S1 के इक्वेशन में रख देना है, कहाँ रखते हैं, xy में रख देते हैं, उसका फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, वही किया, xy में रख दिए, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1। pb कैसे होगा, इस h को सर्कल 2 के इक्वेशन में रख दो, रख दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। लिख लो इसको, डायग्राम बना लो, मैं इसको रफ करूँगा अभी। देखिए मैंने क्या किया, फ्रॉम डेफिनेशन उसको लिख मिटा दिए हैं। फिर से अब देखो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए अभी निकाले हुए हैं, ये पी ए है अपना, ये पी बी है। फिर क्या किया, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, एच स्क्वायर कट गया और के स्क्वायर कट गया। तो फिर जो भी एल एच एस में सबको आर एच एस में लेके चला गया मैं। देखो आर एच एस में 2g1h 2f1k प्लस c1 एज इट इज़ लिखा है, आर एच एस में जो है एज इट इज़ है, एल एच एस में जो था एज इट इज़ था, आर एच एस से सब कुछ एल एच एस में लेके चले गए। तो फिर क्या हो गया, 2g2h सब कुछ लेके आ गए हैं। ठीक है, फिर क्या किया, देखो ये जो gh वाला टर्म है, इन दोनों में h कॉमन ले लिए, तो 2h कॉमन ले लिए, g1 माइनस g2 हो गया। इससे और इससे क्या कॉमन ले लिया, 2k कॉमन ले लिया, f1 माइनस f2 हो गया, तो c1 माइनस c2 एज इट इज़ लिख दिए, लोकस हो गया। इसी को लो, यही तो डेफिनेशन था रेडिकल एक्सिस का। अब लोकस में एक्स वाई में कन्वर्ट करना होता है, तो h को x लिख दिया और k को y कर दिया, हो गया। दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसको जो ये क्या लिखा हो, ये लिख लो यहाँ तक पूरा, पॉज करके वीडियो। अब देखो क्या हो गया, ये जो लिखा है नीचे बॉक्स में, वो जो है ना, वो S1 माइनस S2 है, दोनों सर्कल को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, यही हो जाएगा, यही है रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये किसका इक्वेशन होता था, ये कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन होता था, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस, इसका मतलब जितने भी कॉमन कॉर्ड होते हैं वो रेडिकल एक्सिस होते हैं, बट एवरी रेडिकल एक्सिस इज नॉट कॉमन कॉर्ड। क्या, ऑल कॉमन कॉर्ड
इज रेडिकल एक्सिस बट ऑल रेडिकल एक्सिस नॉट अ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, कैसे देखो कैसे, जैसे मान लो ऐसे सर्कल है बाहर है, ठीक है, कट नहीं कर रहा, कॉमन कॉर्ड तो नहीं बनेगा, ये रेडिकल एक्सिस बन गया, ये कॉमन कॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर सर्कल ऐसे बनाया तो ये देखो, ये रेडिकल एक्सिस यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, ये कॉमन कॉर्ड का भी काम कर रहा है, रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रहा है, मतलब ऑल कॉमन कॉर्ड है तो रेडिकल एक्सिस डन है। लेकिन अगर रेडिकल एक्सिस है तो कॉमन कॉर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही अभी नोट करके भी लिख लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस समझ गया अच्छे से। देखो अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, पढ़े हुए हैं रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होता है, ये तो पता है, बट ऑलवेज नहीं होता है, वो भी बताएं। अब वो कब होता है कब नहीं होता है वही नीचे लिखा हुआ है। इफ़ S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 आर द टू सर्कल्स, अगर आइडेंटिकल होता है रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड, अगर S1 और S2 दो सर्कल है, देन S1 माइनस S2 रिप्रेजेंट रेडिकल एक्सिस एज वेल एज कॉमन कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक का मतलब समझ में आ गया कि रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड आइडेंटिकल होता है। अगर S1 और S2 दो अलग अलग सर्कल होगा तो S1 माइनस S2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेगा और कॉमन कॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा। बट देखो इस ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है, इन सब का मतलब तो समझ चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो द कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट ओनली इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू रियल पॉइंट्स। मतलब देखो अगर सर्कल ऐसा होगा तो कॉमन कॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी है, अगर कहेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इमेजिनरी पॉइंट पे कर रहा है, मतलब कर ही नहीं रहा है। देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये टच कर रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग कह भी दे तो वन रियल पॉइंट पे कर रहा है। दोनों का देखो, अगर दो पे है तो दोनों का पॉइंट सेम ही है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही है, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी कॉमन कॉर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेगा। कॉमन कॉर्ड अगर बनेगा तो उसका लेंथ 0 होगा। देखो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बन सकता है, यहाँ पे देखो दो रियल पॉइंट्स पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बन सकता है। तो वही लिखा हुआ है, द कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट ओनली इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू रियल पॉइंट्स, इन टू रियल पॉइंट्स। देखो यहाँ पे टू रियल पॉइंट्स पे, यहाँ पे एक पे ही कर रहा है, कॉमन कॉर्ड ना बन के कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। वाइल कॉमन कॉर्ड कब बनेगा, ये लिखा हुआ है कब बनेगा, जब दो रियल पॉइंट पे कट करेगा। वाइल जबकि द रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट फॉर ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस हर पेयर ऑफ सर्कल के लिए बन सकता है, उनका पोजीशन कुछ भी हो, बट कॉमन कॉर्ड तभी बनेगा जब वो दो रियल पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इसको लिखिए, ये जो मैं लिखा हूँ इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, इसको लिख लो, वो डायग्राम से समझाएंगे, वो डायग्राम भी बनाएंगे, आप इसको लिखो पहले। ठीक है, पॉज करके लिख लो। अच्छा ये फिगर मत बना लेना, ये फिगर मैं समझाने के लिए बताया हूँ ना, ये फिगर मत बना लेना, यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। लिख लिए, चलो अब देखो, देखिए तीनों जो अभी पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी पे ये सब डायग्राम बनाया हूँ मैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो देखो ये रेडिकल एक्सिस तो होगा, वही ये पहला वाले का है। ठीक है ना, ये नीचे का नहीं है, नीचे अलग है। फर्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ऐसा फिगर बनेगा, ये रेडिकल एक्सिस होगा, सिर्फ रेडिकल एक्सिस होगा, जिसका इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दूसरा देखो ये कैसा है, टचिंग सर्कल है, ये दोनों टचिंग सर्कल हैं सेकेंड नंबर में, और ये रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन टेंजेंट भी है। कैसा कॉमन टेंजेंट है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट है, या फिर इसको बोल सकते हो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, और रेडिकल एक्सिस भी है। तो ये क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस भी हो गया, कॉमन टेंजेंट भी हो गया, और इसका टचिंग सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में है इंटरसेक्टिंग सर्कल। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा तब तो रेडिकल एक्सिस होगा, उस केस में कॉमन टेंजेंट बनेगा, और कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ आपका इस स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसका भी है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसका भी S1 माइनस S2। तीनों केस में रेडिकल एक्सिस है, इस केस में रेडिकल एक्सिस है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इस केस में सिर्फ रेडिकल एक्सिस है, इस केस में रेडिकल एक्सिस भी है, कॉमन टेंजेंट भी है, इस केस में रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन कॉर्ड भी है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लो, सबको ध्यान रखना है अच्छे से।
पहला प्रॉपर्टी देख ली रेडिकल एक्सिस का। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या है? द रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। मतलब जो सेंटर्स सर्कल, ये S1 और S2 दो सर्कल है, इसके सेंटर्स हैं C1 और C2। देखो C1 C2 को मिलाने वाले लाइन पे रेडिकल एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, अगर रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कॉमन कॉर्ड भी परपेंडिकुलर होगा। कॉमन कॉर्ड के प्रॉपर्टी में मैं लिखवाया हूँ, देख लेना वहाँ पे। नहीं लिखवाया होगा तो याद रख लो, क्योंकि कॉमन कॉर्ड जो होता है रेडिकल एक्सिस ही होता है, तो कॉमन कॉर्ड भी परपेंडिकुलर होगा और रेडिकल एक्सिस भी परपेंडिकुलर होगा। इसका काम कहाँ आएगा? हो सकता है स्लोप वगैरह का, आगे क्वेश्चन करेंगे तो स्लोप वगैरह हेल्प करेगा, स्लोप वगैरह देने में ये, ठीक है ना। जानते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके टेंजेंट, उनके स्लोप्स का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे रेडिकल एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, लिख लेना है इसको। तीसरा प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स। अच्छा, ये कॉमन टेंजेंट बन रहा है कब? देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये AM = MB लिखा हुआ है। AM ये यहाँ, अच्छा ये यहाँ पे क्या हम गलत समझ लेते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये नहीं है परपेंडिकुलर, दिखने से भी लग रहा है। देखो एक छोटा सर्कल है, हाँ अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तो ये परपेंडिकुलर पॉसिबल है, ठीक है ना। बट ये रेडियस सेम नहीं होगा तो ये लाइन इंक्लाइंड होगा, तो ये परपेंडिकुलर पॉसिबल है नहीं। ये क्या होता है? यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। AM = MB होगा, ठीक है। यहाँ पे AM = MB लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AM = MB, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखें कि रेडिकल एक्सिस सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है ये नहीं पता। इसमें रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है कोई कंफर्म नहीं है। परपेंडिकुलर कब होगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिख दीजिए। 2-3 प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी इसके बाद, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके बाद वाला। फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, चौथा प्रॉपर्टी रेडिकल एक्सिस का। देखो क्या कह रहा है। मान लो मैंने क्या किया, 3 सर्कल लिया, 4 सर्कल 5 सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर है। अच्छा एक और सर्कल ले लेंगे तो उनका भी रेडिकल एक्सिस इधर से ही जाएगा, कोई बात नहीं। 3 पे 4 पे भी होगा। देखो द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर। 3 सर्कल का अगर मैं रेडिकल एक्सिस लूँ, S1 S2 का ले लूँ, फिर S2 S3 का ले लूँ, फिर S3 S3 का ले लूँ, तो वो सब ना एक ही पॉइंट से पास करेगा। मान लो S1 ये नहीं है, S3 नहीं है, तो S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस यूँ जाएगा। फिर S1 नहीं है तो S2 S3 का रेडिकल एक्सिस यूँ जाएगा। तो अगर ये 3 पेयर, इन्हीं 3 सर्कल्स में मैं अगर पेयर बनाऊँ, S1 S2 का, S2 S3 का और S1 S3 का, तो ये क्या होता है? कंकरेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कह रहा है द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर आर कंकरेंट। ओके, लिख लीजिए इसको फास्ट। चलो अब देखो प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 4 तक लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो बैक कर लो वीडियो, जाके लिख लो। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं अब, ठीक है। देखो इसको पढ़ के समझा देते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। इफ 2 सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, देन द रेडिकल एक्सिस of the 2 circles will pass through the center of the third circle। ये है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट है। The locus of center of a circle cutting the 2 given circle will be the radical axis of the 2 circle। सर पूरा पढ़ लिए, ऊपर से चला गया, कुछ नहीं आया। देखो समझाते हैं, भूल जाओ इसको क्या लिखा हुआ है। देखो डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को कोई भी 2 सर्कल ना, अच्छा ये सर्कल मान लीजिए अपना S है, ये बीच वाला, ठीक है। ये सर्कल है S1, ये सर्कल है, मान लो इधर वाला सर्कल S2 है, ओके। एक सर्कल S है, एक सर्कल S1 है, एक S2 है। ये जो S1 है ना, S1 S पे परपेंडिकुलर है, मतलब S1 और S ऑर्थोगोनल है। S2 भी S पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। 2 अलग अलग सर्कल एक पे परपेंडिकुलर है, मतलब 2 सर्कल मिलके एक सर्कल को मार रहा है, ऐसे समझो, ठीक है।
तो ये दोनों सर्कल जिसको मार रहा है बीच वाले सर्कल को, मतलब उस पर ऑर्थोगोनल ही हो रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, या ऐसे कहो ये जो S1 और S2 है, ये दोनों जो बीच वाले सर्कल पे ऑर्थोगोनल है, तो S1 और S2 का कुछ तो रेडिकल एक्सिस होगा, वो इसके सेंटर से पास करेगा। या हम बोल सकते हैं पॉइंट, लोकस किसका होता है, पॉइंट का होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसका, देखो ये पहला वाला यही लिखा हुआ है कि अगर कोई दो सर्कल तीसरे ये S1 और S2 दो सर्कल है, ये तीसरा सर्कल S है, इस पे अगर ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों सर्कल का S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो पास करेगा बीच वाले जिस पे ऑर्थोगोनल है उसके सेंटर से। या ऐसे हम कर सकते हैं कि देखो अगर S1 अगर S पे परपेंडिकुलर है तो S भी S1 पे परपेंडिकुलर है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक सर्कल किसी दो अलग अलग पे परपेंडिकुलर होगा तो ये जो सर्कल होगा बीच वाला, इसका जो लोकस होगा इस सेंटर का जो लोकस होगा इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होगा। यही कह रहा है, एक दूसरे का दोनों सेम ही बातें हैं, ऊपर नीचे बस उलट के कह रहा है। ये कह रहा है अगर दो सर्कल एक बीच वाले सर्कल पे ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस सेंटर से पास करेगा। या ये कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है अगर S इस पे परपेंडिकुलर, S इस पे परपेंडिकुलर है तो S वाले बीच वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो लोकस होगा इन दोनों के रेडिकल एक्सिस के। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग सर्कल एक बीच वाले सर्कल पे परपेंडिकुलर होगा तो बीच वाला जो सर्कल का सेंटर होगा वहीं से ये दोनों आजू बाजू वाले सर्कल के रेडिकल एक्सिस वहीं से पास करेंगे। और सेंटर अगर उस पर पास कर रहा है तो इस सेंटर का लोकस क्या होगा, यही वाला स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी अगर पॉइंट किसी पर्टिकुलर कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट का लोकस वही पर्टिकुलर कर्व होता है जिस कर्व पे वो पॉइंट लाई करता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ये ऐसा पॉइंट एक कर्व है, इस पे ये P पॉइंट लाई कर रहा है तो इस P का लोकस क्या होगा, ये जिगजैग जो मैं बनाया हूँ। ठीक है, समझ गए? ठीक है, लिख लो। नहीं समझे एक बार वीडियो पीछे करो, जो समझाया फिर से समझो, नहीं तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या था यहाँ पे, देखो ये लिख लिया हो, इसको मिटा के मैं एक बार समझा देता हूँ बड़े में। क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल है, एक मान लो सर्कल S1 है, एक सर्कल मान लो S2 है, ठीक है ना, ये तीसरे सर्कल पे परपेंडिकुलर है, मतलब इस S पे परपेंडिकुलर है, मतलब S1 S पे परपेंडिकुलर है और S2 भी S पे परपेंडिकुलर है, तो S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा ना वो इसके सेंटर से पास करेगा। या कह सकते हैं कि S का जो सेंटर होगा उसका लोकस इन दोनों के रेडिकल एक्सिस होंगे। यही कह रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, समझ लीजिए।